Namo Nama friends. Today we are going to talk about career in railway. Do you know Indian Rail is one of the large administrative body who conducts the whole rail company all over the India, and it is the largest in Asia. अब इतनी बड़ी कंपनी में अगर करियर बनानी है तो कैसे बना सकते हैं? अगर हमें कोई शॉर्ट ट्रैवल करना है या कोई लॉन्ग जर्नी करनी है, रेलवे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. तो इंडियन रेलवे क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी लेंगे हम. मेरे साथ है मिस्टर रंजित दत्ता फ्रॉम माय टीम. नमस्ते. रेलवेज जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी तंत्र है हमारी सरकार की. रेलवे का बजट भी आपका अलग से पेश होता है और रेलवे का मिनिस्ट्री जो है वो भी कैबिनेट लेवल का मिनिस्ट्री आता है. और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर हम किसी भी जगह जाना चाहें, किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जाना चाहें, तो उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेन बदलनी होती है और हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं. इतनी बड़ी नेटवर्क है रेलवेज की, तो उसको मैनेज करने के लिए कितना बड़ा तंत्र लगता है आप समझ सकते हैं. When was Indian Railway started and how it is started? वेल, रेलवे का उद्घाटन हमारी भारत में 16 अप्रैल 1853 में हुई थी और तब से आज तक हमारा रेलवे बढ़ रहे हैं और हम लोग सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे रेलवे स्टेशन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं. इतने बड़े रेल एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूटमेंट कैसे होता है, क्योंकि हमें बात करनी है करियर इन इंडियन रेलवे. जी, इसमें 3 तरह के बॉडीज होते हैं. जैसे कि पहला रिक्रूटमेंट होता है वो होता है यूपीएससी के थ्रू, जिसमें कि क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है. दूसरा होता है हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत से, जिसमें कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम की तरह एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं अलग अलग पोजीशंस के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए. और तीसरा होता है नॉमिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट, जिसमें कि कोई स्पेशल प्रोजेक्ट में लोग हायर किए जाते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हायर किए जाते हैं. उसके लिए एक राइट्स करके हमारा रेलवे में विभाग है. ये 3 तरीके से रेलवे में रिक्रूटमेंट चलता है. रेलवे में जॉब रोल्स क्या क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? मैंने सुना है कुछ A, B, C ऐसे कैटेगरीज है, तो प्लीज थोड़ा ब्रीफ में इस बारे में समझाइए. जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रेलवे में A, B, C, D 4 ग्रुप्स होते हैं. ग्रुप ए में सारे ऑफिसर्स और मैनेजमेंट कैडर के लोग होते हैं. वो रिक्रूट होते हैं सीधे यूपीएससी के थ्रू और वो डिविजनल रेलवे मैनेजर के कैडर के होते हैं. और वो लोग डायरेक्टर भी होते हैं, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं, या किसी पर्टिकुलर रेलवे जुरिडिक्शन का जो एरिया है रीजनल हेड होते हैं, वो हमारे रिक्रूटमेंट होते हैं यूपीएससी के थ्रू. दूसरा हमारा ग्रुप बी होता है, वो सुपरवाइजर के पोजीशंस के लिए आते हैं. वो जो प्रोमोट होके वहां पर पहुंचते हैं, जो कि ग्रुप लेवल सी का जो एग्जाम होता है, उन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद जो वहां पर मैनेजमेंट कैडर में पहुंचते हैं, दैट इज ग्रुप बी. और ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा होता है और ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग पोजीशंस और वैकेंसीज नोटिफाई करते हैं. चौथा होता है ग्रुप डी. ग्रुप डी में जो कि एंट्री लेवल पे लोग होते हैं, गैंगमैन होते हैं या आपके कोई ट्रैक को करेक्ट करने वाले जो मैकेनिक्स होते हैं, ये ग्रुप डी में आते हैं और उनका भी एग्जाम के थ्रू ही उनको लिया जाता है और उनका फिजिकल फिटनेस रहना बहुत जरूरी होता है. तो ये हमारे 4 ग्रुप्स हैं रेलवे रिक्रूटमेंट में. हम कभी भी कहीं पे भी जॉब लेते हैं, किसी फील्ड में करियर डेवलप करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है उस कंपनी का, उस फील्ड का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है. तो रेलवे का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है? जी, रेलवे का वर्क एनवायरनमेंट देखा जाए तो हिंदुस्तान में रेलवे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एम्प्लॉयर के रूप में जाना जाता है और उसके अलग अलग वर्क फंक्शंस होते हैं. जैसे कि कुछ होते हैं फील्ड फंक्शंस. फील्ड फंक्शन में काफ़ी टाइम का कॉन्स्टेंट्स रहता है और कहीं पर भी रिमोट एरिया में जाना होता है. दूसरा होता है उनका ऑफिस जॉब्स. जैसे जो मैनेजर कैडर के लोग होते हैं वो लोग इंस्पेक्शन के लिए तो जाते हैं, सैलून्स वगैरह में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन मेजरली उनको अपने ऑफिस में रहना होता है और सारा चीज़ मॉनिटर करना होता है
और इसमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है। तीसरा हमारा टिकट सेक्शंस होते हैं या फिर हमारे ट्रेन में ट्रैवल करते हुए रहते हैं, जो ट्रेन टिकट एग्जामिनर्स होते हैं या स्टेशन रहते हैं, स्टेशन मास्टर रहते हैं, उन लोगों का जॉब जो कि वापस से वो फील्ड और ऑफिस का हाइब्रिड होता है और उसमें भी काफ़ी स्ट्रेन रहता है। जैसे पोजीशंस अगर हमारे स्टेशन मैनेजर का हुआ या फिर हमारे कोई क्रिटिकल डिविजनल हेड का हुआ, तो उसमें बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है। तीसरा जो हम बोले ट्रैवल करने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, उनका भी बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है क्योंकि उनको ट्रेन्स लेके जाना होता है। उसके बाद उनको जस्ट वहाँ पे जिस स्टेशन में पहुंचे वहाँ पर थोड़ा देर रेस्ट लेके वापस दूसरा ट्रेन को लेके वापस आना होता है। कभी कभी ट्रेन सिग्नल्स की वजह से लेट होती है, तो ये मतलब वर्क एनवायरनमेंट में उनको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये काफ़ी स्ट्रेनस होती है। ओके। सर, हमने देखा कि रेलवे में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऐसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग कैटेगरी होती है, गैंगमैन से लेके डायरेक्टर तक की। तो इन सब की आपने बताया किसी में यूपीएससी चाहिए, किसी में आरआरई चाहिए। तो टोटल रेलवे में जॉब एंट्री के लिए कितनी एग्जाम्स होती है और कौन कौन सी होती है? आप अगर एक एक करके हर एक एग्जाम के बारे में बताए, एग्जाम का नाम, कब होती है और कौन से लेवल पे एंट्री मिलती है। अगर हम डायरेक्टली बात करें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एग्जाम्स की, तो उसमें हमारा जो होते हैं, एक होती है टेक्निकल सेक्शन जिसमें कि इंजीनियरिंग और ये सब ड्राइवर वगैरह का आता है पोजीशंस। दूसरा होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैडर, एनटीपीसी के नाम से उसको जाना जाता है। तीसरा हमारा होता है पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट्स, पैरामेडिकल फोर्स के लिए रिक्रूटमेंट। चौथा होता है हमारा जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट, जिसको जेई बोलते हैं, आरआरबी जेई एग्जाम बोलते हैं। उसी तरीके से राइट्स का रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें कि हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू ही नोटिफिकेशन आता है और उनको मतलब ओपन किया जाता है कैटेगरी को किसी भी बाहर के लोगों के लिए, या सरकारी कोई ऑफिसर है जिसको कि उसमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, वो भी अप्लाई करके उसमें आ सकते हैं। फिर बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। उस पे भी हमारा कांस्टेबल और एसआई, सब इंस्पेक्टर लेवल, दो तरह का एंट्री होता है और बाद में वो लोग वहां पर प्रोमोट होके हायर लेवल पे जा सकते हैं और कमांडेंट तक वो लोग पहुंच सकते हैं। ओके। रेलवे में जॉब सिक्योरिटी कैसी है? वर्क बेनिफिट्स क्या क्या है? रेलवे का जॉब सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट रेलवे में जो एक बार आता है वो रिटायरमेंट भी वहीं रेलवे से ही लेता है, ऐसा देखा गया है। और वो काफ़ी सिक्योर जॉब होता है। हालांकि उनको अपने रीजन में काफ़ी ट्रांसफर्स भी देखने होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली उनको मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन एक हद तक ऐसा होता है कि वो लोगों को क्वार्टर्स का मिलता है, रेलवे क्वार्टर्स मिलते हैं, एकोमोडेशन फैसिलिटी और ट्रैवलिंग का फैसिलिटी मिलता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो जाता है और बहुत इंजॉयबल एनवायरनमेंट होता है। वेरी गुड कि इंजॉयबल इन्वायरमेंट होता है। पर आपने एक बात बताई कि ट्रांसफर बहुत होता रहता है, तो एक ये चैलेंज हो गई। ट्रांसफर के अलावा और कोई चैलेंजेस है? ट्रांसफर के अलावा चैलेंजेस अगर हम देखने जाएं तो रिमोट एरिया में पोस्टिंग होती है बहुत लोगों की, जो कि रूरल एरिया में हमारे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नेटवर्क हमारा हिंदुस्तान में बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत इंटेंसिव नेटवर्क है रेलवेज का, तो उस जगह को मॉनिटर करने के लिए लोगों का रिक्रूटमेंट भी होता है। तो रिमोट एरिया में जब कभी अगर किसी का रिक्रूटमेंट हो गया, पोस्टिंग होता है, जो कि आम बात है, हो ही सकता है अपने लाइफ कैरियर में, उनके 35 साल का कैरियर होता है रेलवेज में, तो उसमें जब कभी होता है तो दैट इज ए डिफिकल्ट टाइम, वो काफ़ी मुश्किल के अनुभव से गुजरना पड़ता है। सैलरी और करियर ग्रोथ के बारे में कुछ बताएंगे? सैलरी अगर हम बात करें तो हर एक पोजीशंस के लिए जो सरकार की स्केल निर्धारित है, उस पे 7 पे स्केल के बाद वो 18 पे स्केल में डिवाइडेड है। और बेनिफिट्स में इनको एकोमोडेशन मिलता है हर एक जगह जहाँ पर भी वो जाते हैं। दूसरा चीज, इनको लीव ट्रैवल असिस्टेंस मिलता है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे पासेस मिलते हैं पूरी फैमिलीज को कहीं भी जाने के लिए। मेडिकल फैसिलिटी इनको फ्री होता है और वो भी सरकारी अस्पताल रेलवे का जो होता है उसमें उनको मिलता है। और इन सब के अलावा इनको अच्छा पेंशन और ग्रेच्युटी भी रिटायरमेंट में मिलती है। हमने देखा कि 4 कैटेगरी पे रिक्रूटमेंट होता है और रंजित ने हमें 7 एग्जाम्स के बारे में बताया जो कि एंट्री इन रेलवे है। तो लेट अस
have a look one by one on each exam. तो पहले हम बात करेंगे आरआरबी जेई एग्जाम की। तो आरआरबी जेई एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन से लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है और एग्जाम्स में क्या क्या प्रिपरेशन करनी रहती है? वेल, जेई मतलब हमारा होता है जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो आता है उसका एज लिमिट होता है 18 से लेके 31 साल का उम्र तक। जो कोई भी डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या आपके केमिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सारे कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो इनका 2 पार्ट सीबीटी होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक एप्टीट्यूड लेवल का होता है और दूसरा डोमेन लेवल का टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड लेवल के टेस्ट में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको एनालिटिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग दोनों देखा जाता है, वर्बल नॉन वर्बल। दूसरा जो पार्ट आता है इनका होता है वो डोमेन नॉलेज का, जिसमें कि उनको स्पेशलिस्ट होना होता है किसी एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए। तो उसमें उस इंजीनियरिंग सेक्शन जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है उसके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और इजीली लोग प्रिपेयर करके उसको क्रैक कर सकते हैं। ये एग्जाम साल में कितनी बार लिया जाता है, ऐसा कुछ फिक्स है उसका टाइम पीरियड? एक्चुअली कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। ये रिक्रूटमेंट होता है जब उनका नोटिफिकेशन जारी होता है और मोस्टली ये बजट सेशन होने के बाद ये डिसाइड होता है। तो ये ऐसा देखा गया है कि सितंबर तक का ये टाइम होता है जबकि वो एक रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होता है। फरवरी वगैरह में जस्ट बिफोर द बजट उनका नोटिफिकेशन जारी होता है किस किस पोजीशंस के लिए एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और ये डिसाइड करने के लिए हमारे जो 21 बोर्ड्स हैं आरआरबी, वो डिसाइड करते हैं अपने अपने रीजन के लिए कि क्या क्या पोजीशन के लिए कहाँ कहाँ हमारे पोस्टिंग होगी। आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम क्या है? पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो है वो हमारा रिक्रूटमेंट होता है जो रेलवे हॉस्पिटल्स के लोग होते हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स भी हैं और डॉक्टर्स को असिस्ट करने वाले जो कंपाउंडर्स हैं या नर्सेज हैं या फिर आपको जो स्टाफ बॉय होते हैं जो पेशेंट्स को ले जाते हैं या पेशेंट्स का देखभाल करते हैं, वो सारा रिक्रूटमेंट पैरामेडिकल के थ्रू होता है। उसके लिए लोगों का टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लैब टेक्नीशियन है तो उनको डीएमएलटी का कोर्स किया रहना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई नर्स के लिए रिक्रूट हो रहे हैं तो उनका नर्सिंग का कोर्स ज़रूरी है। और जो स्टाफ बॉय होते हैं उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे टेस्ट वहाँ पे उनको कंडक्ट किए जाते हैं। और इस रिक्रूटमेंट के अंदर कौन कौन सी पोजीशन इंक्लूडेड है? आपने जैसे नर्स बताया, तो और क्या क्या है? अगर हम देखें कि पैरामेडिकल सेक्शन में क्या क्या मतलब पोजीशंस होते हैं, तो मोर और लेस जितने भी हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में आते हैं स्पेशलिस्ट के नाम, वो सारे आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे डाइटिशियन है या परफ्यूजनलिस्ट है या आपके स्टाफ बॉय हैं, स्टाफ नर्स हैं या फिर आपका कंपाउंडर है या फिजिशियन है या पर्टिकुलरली कोई लैब असिस्टेंट है या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को असिस्ट करने वाले कोई इंचार्ज हैं। ये सारे पोजीशंस के लिए जाते हैं। एक्सटेंशन एजुकेटर भी होते हैं जो कि डॉक्टर्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे हैं। जो भी मतलब नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब आता है फील्ड में अपडेट करने के लिए एक्सटेंशन एजुकेटर का भी रिक्रूटमेंट होता है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कौन सी एग्जाम है और उसकी प्रक्रिया क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट को हम लोग शॉर्टली बोलते हैं ALP। तो उसके लिए ALP एग्जाम रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन के थ्रू होता है। इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जेई के लिए, लेकिन इनका डिग्री, जहां पर जूनियर इंजीनियर के लिए लोगों को डिग्री चाहिए होता है ग्रेजुएशन मतलब बीटेक का या इंजीनियरिंग का, लेकिन यहाँ पर आपको 10th लेवल के एग्जाम को पास करने के बाद लोग दे सकते हैं अगर वो डिप्लोमा हासिल की है ITI से पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। और लोको पायलट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका आई साइट। तो आई साइट उनका जो है वो 6/6 होना चाहिए विदाउट स्पेक्टेकल्स, और किसी भी तरह का करेक्शन उनको कभी हुआ नहीं होना चाहिए उनके आई साइट के साथ। ये कैटेगरी A1 कहते हैं हम लोग मेडिकल फिटनेस के तौर पे। तो मेडिकल फिटनेस में उनको कैटेगरी A1 से पास आउट करना होता है। और इसके अलावा CBAT होता है जिसमें कि जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश
और मैथमेटिक्स के टेस्ट लिए जाते हैं। इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली उनको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। मेडिकल टेस्ट में जब वो फिट करार दिए जाते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट वो सर्टिफाइड रेलवे आइडेंटिफाइड डॉक्टर्स के पास से लेके आते हैं, सबमिट करते हैं, तो उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट होता है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम क्या है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन से पद पे भर्ती होती है? आरआरबी एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैडर। तो उसमें हमारे जो भी आप रेलवे में ट्रैवल करते वक्त जितने लोगों को देखते हैं, वो चाहे वो स्टेशन मास्टर हो या ट्रेन टिकट एग्जामिनर हो या बुकिंग काउंटर पे काटने वाला टिकट का मतलब क्लर्क हो, ये सारे रिक्रूटमेंट्स जो है एनटीपीसी के तहत होता है। और उसमें आपको ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और उसके एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे 2 तरीके का होता है, एक CBT 1 होता है, दूसरा CBT 2 होता है। CBT 1 में हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का टेस्ट होता है, जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होता है और मैथमेटिक्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। और CBT 2 में आपका कंप्यूटर लिटरेसी, वर्बल नॉन वर्बल, रीजनिंग एंड योर टेक्निकल अवेयरनेस अबाउट द रेलवेज एंड ऑल, ये आपको टेस्ट किया जाता है। राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसका रोल क्या है, पर्पस क्या है? जी, जैसे कि आपने देखा है कि रेलवे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारी चलाती है जो कि डायरेक्टली इंडियन रेलवे के साथ रिलेटेड नहीं होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जब मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो दिल्ली का मेट्रो हुआ या फिर अभी सूरत में रिसेंटली हमारा मेट्रो रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इनको करने के लिए ऑल टाइम हमारा एक टेक्निकल बॉडी लगता है जो कि इन पे एक्सपर्टाइज किया हो, और वो रेलवे का रेगुलर वर्क से थोड़ा डिफरेंट होता है इनको मैनेज करने के लिए। तो उनको हायर करने के लिए जो टेक्निकली बहुत ही एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में, उनको राइट्स के द्वारा हायर किया जाता है। और उसी तरीके से राइट्स का अलग अलग वर्कशॉप्स हैं और उन वर्कशॉप्स में रेलवे का जो भी इनोवेशंस हैं वो काम होता है। जैसे कि इंजन का शेप कैसा होना चाहिए या किसी भी पर्टिकुलर बर्थ में स्पेस को हम लोग कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं पब्लिक यूटिलाइजेशन के लिए, ये सारा कुछ जो है वो इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं। वो राइट्स में आके स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट के तौर पे रिक्रूट होते हैं और वो उस प्रोजेक्ट पे काम करके उसका रिपोर्ट बना के देते हैं रेलवे बोर्ड को। सो इंडियन रेलवे is one of the largest employer of the world. इंडियन रेलवे की जॉब को बहुत स्टेबल और बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है एंड इट ऑफर्स वेरियस जॉब्स, वो फंक्शनल लेवल पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो या टेक्निकल लेवल पे हो। सो देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ गुड करियर इन इंडियन रेलवे, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेल. You should know your area of interest, you should appear for the test, you should prepare yourself for the test, and you should get the job and enjoy your career. Happy learning. Namo Namaha. तो आपने देखा कि रेलवे से जुड़ी हुई बातें हैं, एग्जाम्स से जुड़ी हुई बातें हैं। अभी हमारे पास कुछ एक सवाल आए हैं और इस बीच अगर आपके मन में कोई प्रश्न आया हो तो अभी भी आप टाइप करके हमें भेज सकते हैं, हम आपको जवाब देने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन रजनी शर्मा जी से आया है कि उन्होंने सुना है कि आरआरसी से भी रेलवे रिक्रूट करती है, तो आरआरबी और आरआरसी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरआरबी एंड आरआरसी? शी हैज हर्ड दैट आरआरसी आल्सो रिक्रूट्स। आपने बिल्कुल सही सुना है रजनी जी। आरआरबी जो है वो हमारा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये हमारे 21 शहरों में बसे हुए हैं, अलग अलग शहरों में। और जहां पर बात आती है आरआरसी की तो वो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ये जो है जोनल डिवीजन पे बसाए जाते हैं और ये अलग अलग तरीके से अभी 19 आरआरसी हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। बेसिकली क्या डिफरेंस है रिक्रूटमेंट में? आरआरबी जो है वो ग्रुप सी का कैटेगरी का एग्जाम लेती है और आरआरसी जो है वो ग्रुप डी कैटेगरी के एग्जाम्स लेते हैं। अब बात आती है कि बी और सी में
बी और ए में कैसे आता है, तो आपको पहले ही बताया है हमने वीडियो में कि बी में अधिकतर जो है वो प्रमोट होके आते हैं और एलडीसी का एग्जाम होता है, दैट इज लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम। और दूसरा होता है जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं, वो डायरेक्ट ग्रुप ए में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने क्लियर किया है। दूसरा एक सवाल है विजय भारद्वाज जी, उनका सवाल ये है कि प्रिपरेशन टाइम अलग अलग एग्जाम के लिए कितना होना चाहिए। विजय जी, आपको सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कि आपने क्वेश्चन पूछा। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर हम टाइम फ्रेम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि हम बात करें मेरी खुद की, तो मुझे हो सकता है कि एक पूरा न्यूज़पेपर जो 20 पन्ने का आता है वो पढ़ने में मुझे 2 से ढाई घंटा लगे, लेकिन उसी जगह पे जो अभी रेगुलर पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे हैं, वो लोग हमेशा पढ़ते हैं, रीडिंग स्पीड उनका बहुत हाई है, तो वो लोग उस चीज़ को हो सकता है कि 1.5 घंटे में ख़त्म कर दें। लेकिन बात आती है कि ये सिलेबस जो है, जो कंटेंट है, उसको आप कितने समय में मास्टरी करते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको सिलेबस को देख के आपका टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। सीबीटी 1 सीबीटी 2 जैसे कि आप जानते हैं, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जो डोमेन लेवल के जो टेस्ट होते हैं उसमें आपका एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप जो सब्जेक्ट पे पढ़े हैं उसको ब्रशअप करते रहें। और बाकी जनरल अवेयरनेस का जो टेस्ट होता है उसके लिए मैगजीन्स आप देखते रहें, न्यूज़ देखते रहें, न्यूज़ एनालिसिस देखते रहें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें और उन चीज़ों को डेवलप करें। आपसे उम्मीद है कि आप इस सवाल से संतुष्ट हैं जवाब से। और कोई सवाल आया है? जी, यहाँ पे सवाल आया है कि 18 पे स्केल्स में क्या पे स्केल डिफरेंस होता है। तो पे स्केल का मैं आपको बता दूं कि 18,000 रुपए से पे स्केल 1 स्टार्ट होता है, जो कि ग्रुप डी में एंट्री लेवल पे होता है, गैंगमैन का होता है या कोई टेक्निकल मतलब सपोर्टर का होता है। तो उन लोगों की सैलरी स्टार्ट होती है 18,000 रुपए से। वही जब ग्रुप 10 यानी कि क्लास ए में चली जाती है पे स्केल, वो उसका स्टार्टिंग बेसिक सैलरी जो है 53,700 रुपए की होती है और वो बढ़ते बढ़ते 86,100 रुपए तक की सैलरी तक जाती है। और वहाँ पर जो टेक होम होता है करीब 2.5 लाख के आसपास होता है। तो वो डिफरेंस होता है कि हमारा कैटेगरी तो ए ही है, लेकिन पे स्केल हमारा 10 से लेकर 18 तक कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हम स्टेशन मास्टर की बात करें, ग्रुप सी में ही होते हैं स्टेशन मास्टर, लेकिन उनकी जो स्केल है वो स्केल 6 है। जबकि जो गार्ड होते हैं, रेलवे गार्ड या रेलवे ड्राइवर्स होते हैं, उनका पे स्केल जो है वो सी कैटेगरी में होते हुए भी पे स्केल 5 होता है। और उसी तरीके से जैसे ही वो मतलब क्लरिकल लेवल पे क्वालिफाई करते हैं तो उनका स्केल 3 होता है। तो इस तरीके से अलग अलग पे स्केल होते हैं और सभी का अलग अलग रेमुनरेशन होता है। जैसे मैंने बताया आपको, स्केल 3 है वो करीब 35-36 हज़ार के आसपास का उनका सैलरी होता है। 40-42 हज़ार का बेसिक सैलरी आपका स्केल 6 में होता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, डियरनेस अलाउंस होता है और उनका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है और उनका किट अलाउंस होता है। तो ये सारा कुछ लेके काफ़ी अच्छा पैकेज उनका बनता है। और कोई सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो आप भेज सकते हैं, लिख भेजिए। जी, एक सवाल आया है अनुष्का देशपांडे, उनका सवाल है कैन रेलवे एम्प्लॉयज स्विच डिपार्टमेंट्स इंटरनली। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल आपका सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको जवाब दूं कि ये इंटरनली पॉसिबल होता है कि वो एक से दूसरे जगह पे जाएं। जितना लोअर लेवल होता है ट्रांसफ़र उतना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे पोजीशंस बहुत सारे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे नॉमिनेशंस का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, तो वहाँ पर ट्रांसफर्स भी बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपके पोजीशन पे वो अवेलेबल भी होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि कोलकाता शहर को अगर हम लें, तो कोलकाता शहर में रिक्रूटमेंट बोर्ड
भी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और वहाँ पर 3 रिक्रूटमेंट बोर्ड है। सेंट्रल रेलवे मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, मेट्रो रेलवे का सेल है, और आपका ईस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पर मैनेजरियल लेवल पे भी आपका ट्रांसफर इंटरनली पॉसिबल है या डिपार्टमेंट लेवल पे। लेकिन वही अगर हम बात करें अहमदाबाद में, तो ये पर्टिकुलरली हमारे गुजरात जोन में एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और दूसरा हमारा पश्चिम भारत में फिर नज़दीक में है बॉम्बे है, और आपका बड़ौदा है, और बड़ौदा डिविजनल ऑफिस है। तो वहाँ पर पोजीशंस उतने वैकेंट होने चाहिए कि आप उसको चेंज करें, या फिर अजमेर जाएंगे आप, अजमेर जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग हो जाता है, राजस्थान में है, तो वहाँ पर आपका इंटरनल ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, मेडिकल ग्राउंड पे इंटरनल ट्रांसफर होता है, या आप एलडीसी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप पोजिशनल ये चेंज करते हैं, अपना प्रमोशन लेते हैं, एलडीसी होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, तो उसमें आप उसको क्रैक करके आप जा सकते हैं। अगर सेम लेवल पे है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तब आप म्यूचुअली आप लोग रिक्वेस्ट करके उसको स्वैप कर सकते हैं अपने ट्रांसफर्स को। और कभी कभी स्पाउसेस काम करते हैं, तो कोशिश तो यही की जाती है कि उनको एक ही डिपार्टमेंट में, मतलब एक ही जगह पे रखा जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट में या नियर बाई रखा जाए, लेकिन कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है। तो ये अगर रेलवे डिपार्टमेंट के आप डिविजनल लेवल पे आप उसको नोटिफाई करते हैं, तो मतलब जल्दी ना हो, लेकिन फिर भी देर सवेर आपकी कंसिडरेशन में ली जाती है आपकी रिक्वेस्ट को। हाँ, लेकिन ग्रुप डी का अगर बात करें, तो ग्रुप डी लेवल पे बहुत थॉरोली मतलब ट्रांसफर पॉसिबल होते हैं, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो डीआरएम के पास ही लिमिटेड रहता है। उनके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी को ट्रांसफ़र कर सके। तो इसके लिए वहाँ पर सबसे आसान हो जाता है ट्रांसफ़र करवाना या करना। अदरवाइज रेलवेज में एक ही जोन में रहना पड़ता है, एक ही रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू, मतलब थ्रू आउट द कैरियर, मतलब 35 साल का जो कैरियर है उसमें आपको बिताना होता है, अगर आप अपना पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, इंटरनली आप एग्जाम्स देके उसको क्रैक करके अपना प्रमोशंस नहीं करवाते हैं। जी, एक और सवाल आया है, हाउ कॉम्पिटिटिव आर रेलवे एग्जाम्स टुडे? ये विनय जी का क्वेश्चन है, विनय साहू। तो विनय जी, धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा। देखिए, आज की तारीख में बात करें या हम आज से 20 साल पहले की बात करें, कंपटीशन हर एक वक्त था और ये रहेगा। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी तरीके से हमारे पोजीशंस क्रिएट भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैंडिडेचर बढ़ने के कारण कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो रियली दे आर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसका प्रतियोगिता रहेगा, बना रहेगा, प्रतिस्पर्धा बना रहेगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है इसको क्रैक करना। अगर आप डिजर्व करते हैं और आप लगन के साथ उसकी तैयारी करते हैं, आपके अंदर अगर वो समय देने का कैपेसिटी है, ग्रास्प करने की इच्छा है, तो आप इजीली अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं, वो रेलवे हो या और भी कोई भी कैरियर हो। अभी और कोई सवाल नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल आता है तो आप हमको लिख भेजिए www.njcf.in पर। आप हमारा वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारा कैरियर रिलेटेड प्रोग्राम्स और वीडियोस और उसके कंपेंडियम अवेलेबल हैं njcfcareer.in में। आप उस पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपसे रिलेटेड कोई कैरियर अगर है तो आप उसको जानिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, सारा मटेरियल भी वहाँ पर जो कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम बने रहेंगे आपके साथ, आपके सहायता के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आप हमसे सहयोग देते और लेते रहेंगे। धन्यवाद।